फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी कंपनी की इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। हमारा फोकस इस वीडियो में रहेगा अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर। अनलिस्टेड कंपनी जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती। हम यहाँ पे कारों की रिपोर्टिंग सीखेंगे और यहाँ पे सीखेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि क्लोज आई ऑफ सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमने रीजनेबल एफर्ट्स लगाए हैं इस डॉक्यूमेंट को एरर फ्री रखने के लिए। पर अगर कोई भी यहाँ पे एरर होता है तो उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हमने पर फिर भी रीजनेबल एफर्ट्स लगाए हैं। फॉर डाउनलोडिंग दिस डॉक्यूमेंट, आप इसे चाहो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैं आपको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट दूंगा। ये मैं आपको है, ये रहा। अभी स्टार्टिंग मैं पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा। यहाँ पे हम कारों की रिपोर्टिंग सीखेंगे और साथ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट एप्लीकेबल होगी ये होगी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के लिए, क्योंकि 2020 से 21 तक ही कारों 2016 एप्लीकेबल है। उसके बाद हमारा कारों 2020 आ जाएगा, मतलब 2021 और 22 के लिए कारों 2020 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे सेकंड पेज पे हमने दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको हेल्प करेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी पेज पे पहुंचा देगा। तो जब आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे इसकी, तब आप किसी भी यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी लिंक पे, तो वैसे ही वो आपको रिलेवेंट पेज पे पहुंचा देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है, इसे हम जब इशू करते हैं तो इसका हम प्रिंट आउट लेते हैं अपने लेटर हेड पे। फर्म की लेटर हेड पे इसका प्रिंट आउट लिया जाता है। अब ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का फॉर्मेट हमें कहाँ पे प्रेस्क्राइब, हमें प्रेस्क्राइब है ऐसे 700 में इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है। ऐसे 700 के सबसे लास्ट में 5 तरह की इलस्ट्रेशन दी हुई है। 5 तरीके की इलस्ट्रेशन दी हुई है, 5 टाइप्स की। उनमें से थर्ड टाइप की इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 होगी, उसमें यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। और इस फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्मेट में हम अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब है सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो वगैरह। साथ में आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमने जो कंपनी ली है उसका कंपनी का नाम हमने ये मानते हुए लिया है, एक एग्जांपल है ये एबीसी कंपनी के ऊपर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये अगर आपको किसी और का, आप किसी और के लिए बना रहे हैं ये, तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा। ये तो आपको भी पता ही होगा, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए एबीसी कंपनी का हम बना रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक बार इसका फॉर्मेट पढ़वा देता हूँ। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, सबसे पहले एक टाइटल आता है। ऐसे 700 में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल, उसके बाद हम लिखेंगे एड्रेस ही। सो ये आ गया एड्रेस ही। एड्रेस ही में कौन आएगा, जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट हम देखिए, जब हम सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा वो करेगा मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ द कंपनी को, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को। तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि भाई ऑडिटर किसको रिपोर्ट इशू करेगा, तो हमारा एड्रेस ही कौन होगा, तो वहां पे लिखा हुआ है तो वो होंगे मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और हमें ऐसे 700 बताता है कि भाई यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो हमारा आ जाएगा टाइटल, सेकंड पॉइंट में हमारा आ जाएगा एड्रेस ही, और थर्ड पॉइंट में हमारा आ जाएगा ओपिनियन। थर्ड पॉइंट में हमारा ओपिनियन आ जाता है। ओपिनियन हमारा ये रहा।
Opinion ये रहा, we have audited the financial statements of ABC Private Limited Company which comprise the balance sheet as at 31st March 2021, the statement of profit and loss and statement of cash flow for the year then ended, and notes to financial statement including summary of significant accounting policies and other explanatory information in our opinion and to the best of our knowledge, best of our in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the aforesaid financial statement gives the information required by the Act in the manner so required and give true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. So ये आप खुद पढ़ सकते हैं. So ये एक चीज का डाउट आ रहा है कि यहाँ पे जो है बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज आना चाहिए शायद. बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, वैसे इन्फॉर्मेशन वर्ड भी ठीक है पर यहाँ पे नॉलेज आना चाहिए. तो ये आप एक बार कंफर्म कर, वैसे मैं भी कंफर्म कर लूंगा इसके बारे में. अभी कंफर्म कर लूंगा. अभी यहाँ पे आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन. तो थर्ड पॉइंट में हमारा ओपिनियन, फिर आ गया हमारा बेसिस ऑफ ओपिनियन. फोर्थ पॉइंट में हमारा जाएगा बेसिस ऑफ ओपिनियन. यहाँ पे ये बेसिस डाल देंगे हम. फिफ्थ पॉइंट में हमारा ये आ गया इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन. ये हमारा ऐसे 720 बताता है कि हमें अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन इशू कर रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू करते हैं तो ऑडिटर एक पॉइंट डाल देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है. तो ये पॉइंट डाल देंगे हम अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन इशू करते हैं. तो देखिए हमने डाल दिया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन. अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एट द डेट ऑफ दिस ऑडिट रिपोर्ट बट डज नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार है. उसके बाद हमारा आ जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और इसके बाद आ जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. मतलब ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये हमें फ्रेंड्स हमें हेडिंग तक सेम रखनी होती है. हमें मतलब अपनी हर एक चीज सेम रखनी है. तो आप इसे केयरफुल बनाएंगे ऑडिट को, जब ऑडिट बनाएंगे. तो यहाँ पे आ गया अदर्स मैटर. अदर मैटर का मतलब अगर कोई हमारी ब्रांचेस है उनका हमने ऑडिट नहीं करा है तो फिर हम यहाँ पे डाल देंगे कि इन ब्रांचेस का हमने ऑडिट नहीं करा है. इन ब्रांचेस समझिए, इन ब्रांचेस का हमने ऑडिट नहीं करा और इस मैटर के ऊपर हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है. अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर्स. रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ये हमारा फेवरेट है. इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारा 143 सब सेक्शन 11 में जो कारो की रिपोर्टिंग होती है, CARO. अभी तो कारो 2016 चल रहा है, बाद में 2020 आ जाएगा. अब साथ में आता है 143 सब सेक्शन 3 में जो रिपोर्टिंग होती है. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पे आ जाते हैं. तो हमने लिख दिया यहाँ पे एज रिक्वायर्ड बाय कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट, कंपनी ऑर्डर्स 2016 और इसे हम डा ऑर्डर बोलेंगे और इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और फिर हमने क्या करा है? हमने इसे कारो की रिपोर्टिंग हमने एनेक्सर बी में कर दी. हमने यहाँ पे लिख दिया एनेक्सर बी में इसकी रिपोर्टिंग है. और एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट वी रिपोर्ट डेट. अब साथ में सेक्शन 143 रिपोर्टिंग हमने यहाँ कर दी, इसी रिपोर्ट के अंदर कर दी. हम चाहे तो इसकी भी रिपोर्टिंग भी अलग से कर सकते हैं, उसका कोई एनेक्सर बना सकते हैं, पर जनरली इसमें ही रिपोर्टिंग होती है. मतलब इसमें रिपोर्टिंग होती है इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको सिखा रहा हूँ. तो आप इसी फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करिए. We have sought and obtained all information and explanation which our knowledge and belief necessary for purpose of in our opinion proper books of account or balance sheet, P&L, cash flow agree with the books of account
और यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्रांचेस से रिलेटेड एक और पॉइंट आता था, पर वो पॉइंट अभी हमने नहीं डाला है। अगर वो पॉइंट आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये मान के चला है कि इस कंपनी की कोई भी ब्रांचेस नहीं है, सो हमने वो वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं डाला है। आप चाहे तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 पढ़ लेना, और वहां से ब्रांचेस के बारे में क्या क्या रिपोर्टिंग होती है तो वो आप देख के एक बार दोबारा से डाल लेंगे। और वैसे भी हमने आपको एक बार कहा है कि आपको एक बार क्या क्या पढ़ना है। आप क्या करना, इस फॉर्मेट को तो पढ़ना सबसे पहले, जो ये जो हमने फॉर्मेट दिया है, तो जो फॉर्मेट हमने दिया है प्लस आपको क्या करना है, आपको ऐसे 700 की सारी सीरीज पढ़नी है, और प्लस आपको 143 सेक्शन 143 पढ़ना है पूरा, प्लस आपको कारो पढ़ना है, प्लस वही जो रिलेवेंट लॉज रेगुलेशन आप ड्यू डिलिजेंस करिए, साथ में कंसल्टेशन लीजिए, कंसल्टेशन लेना सीनियर से। हमारा फॉर्मेट तो आपको सिर्फ ये काम आएगा कि आपकी टाइपिंग का काम बच जाएगा, आपको एक बनाया एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट मिल जाएगा, जिससे आप सिर्फ एडिट करना और अपनी रिपोर्ट इशू कर देना, जहाँ पे भी रेलेवेंट चेंजेस होंगे वो आप कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर एज ऑन 31 मार्च 2021। ये पॉइंट है जहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो पूरी ऑडिट रिपोर्ट तो बना देंगे, साथ में क्या करेंगे, इस डेट को चेंज नहीं करते, इस डेट को चेंज नहीं करते, जबकि रिप्रेजेंटेशन हमें जब लेनी होती है, जैसे कि मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी थी, इसी साल की थी शायद, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 31 मार्च 2019 लिखा हुआ था, तो मतलब वो बहुत बहुत पुरानी ऑडिट रिपोर्ट थी, 2 साल पुरानी, और उसमें ये ऐसे लिखा हुआ था। तो वही है, बस ऑडिटर ने ये अपना इस रिपोर्ट का एडिट नहीं करा था, मतलब वो इसे एडिट करना भूल गए होंगे, बाकी उनकी रिपोर्ट सही थी सब। तो ये भी जनरली आप पॉइंट याद रखना, इसे भी आपको चेंज करना है, हर एक मतलब आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं, और अपना ड्यू डिलिजेंस लगाना होता है विद रिस्पेक्ट टू एडुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये रिपोर्टिंग आपको किसी किसी केस में ही करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये वाली रिपोर्टिंग स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ओपीसी पे 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी पे भी सर्टेन टर्नओवर की लिमिट है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। अभी वो लिमिट मैं आपको पढ़वा दूंगा। और फिर ये यहाँ पे और भी सारी रिपोर्टिंग दी हुई है। साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड, और ये हमने यहाँ पे अपना साइन कर देना है, और साथ में फर्म की स्टैंप वगैरह जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो हमें लगा देनी होती है। अब फिर हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, और जाती है हमारी आईएफसी की रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारी ये रिपोर्ट बनती है। और ये हमारी रिपोर्ट में जिस में एप्लीकेबल है, ये वाली रिपोर्ट खाली इसमें बनेगी। अगर किसी भी वाली रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली रिपोर्ट नहीं बनानी, या ये वाला सेक्शन नहीं बना। और क्या आपको मैं बता देता हूँ, साथ में ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट ये भी नहीं करना आपको, ये एप्लीकेबल नहीं आपके इसमें। फिर आ गई कारों की रिपोर्टिंग। कारों की रिपोर्टिंग भी किसी किसी कुछ कुछ केसेस हैं जिनमें एग्जाम्प्ट है कारों की रिपोर्टिंग। मैं बता देता हूँ आपको वो कौन कौन से केसेस हैं। सो कारो जनरली हर एवरी कंपनी पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, बट बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी जो सेक्शन 8 वाली होती है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है अगर प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से कम है, मतलब अप टू 10 करोड़, और फिर 1 करोड़ की उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, और 1 करोड़ तक की उसकी बोर्डिंग है, मतलब उससे कम है, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी आपको मैं पढ़ दूंगा ये चीजें। और प्राइवेट कंपनी की
के बारे में मैंने आपको बता दिया, 10 करोड़ की उसकी टर्नओवर की लिमिट है और बाकी 1-1 करोड़ की उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और लोन्स की लिमिट है। मैं आपको ये चीजें भी बता दूंगा। अब ले आ गए हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का एनेक्चर बी पे, और यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे कारों की रिपोर्टिंग है स्टार्ट। मैंने आपको बताया, दोबारा से बता देता हूँ, कारो 2016 एप्लीकेबल है, खाली फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का जो ऑडिट करते हैं हम उस पर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले पॉइंट में आ जाता है इन्वेंट्री के ऊपर रिपोर्टिंग, नहीं सॉरी, फिक्स्ड एसेट के ऊपर रिपोर्टिंग। फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम 3 तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे। मेंटेनेंस, प्रॉपर बुक्स ऑफ प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन हो रहा है इंक्लूडिंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। दूसरा है प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है। तीसरा है टाइटल लीज एसेट के कंपनी के नाम। Management has conducted physical verification of inventory as reasonable interval during the year. थर्ड पॉइंट हो गया, कंपनी हैज ग्रांटेड लोन्स अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड टू कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी अंडर रजिस्टर्ड मेंटेन। और फिर ये हमारा ये वाला हो जाता है, ये भी आप पढ़ लेना ये वाले कुछ भी। और यहाँ पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट तो है नहीं जो मैं आपको बताने की बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ खाली कुछ अगर जो मुझे लगता है। वैसे तो सारे पॉइंट ही आपको लिखने हैं। कारों में हमेशा याद रखना, कारों में आपको सारे पॉइंट्स की रिपोर्टिंग करनी है, मतलब कोई पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको लिख देना है ये वाला पॉइंट इस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है निधि कंपनी, यहाँ पे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो हमने रिपोर्टिंग करी हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी रिपोर्टिंग आपको आप कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी जो है फुल पर्टिकुलर मेंटेन नहीं करी है तो उसको उसे आपको फिर यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस रिपोर्ट को यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, समझ गए ना। अगर कोई कंपनी फिक्स रेट के प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई फिक्स रेट कंपनी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करवा रही है ऑन रीजनेबल टाइम बाय द मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और देख सकते ये वाला पॉइंट हमारा है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस नो मटेरियल फ्रॉड बाय कंपनी और ओन कंपनी बाय इट्स एम्प्लॉय और ऑफिसर हैज बीन नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर ऑडिट। जब हम ऑडिट करते हैं और ऑडिट करते वक्त अगर हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, हमें लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है या फिर एक्चुअली में फ्रॉड हुआ है, हमें रिपोर्टिंग करनी होती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी सेक्शन में हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। जो 1 करोड़ तक का अगर 1 करोड़ तक की है, अगर 1 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड हुआ है तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को ऑडिट कमेटी को। वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसे किसे रिपोर्ट करना होता है। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। हमें रिपोर्ट करना होता है एमसीए को, एमसीए के सेक्रेटरी को, और वहां पे बताया हुआ है। पर यहाँ पे जो ये वाला क्लोज कहता है, ये वाला क्लोज कहता है जब एक्चुअली में फ्रॉड हुआ है हमें तभी रिपोर्टिंग करनी है। तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में तो हमें क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन है या फिर एक्चुअली में फ्रॉड हुआ है, तब दोनों केसेस में करनी होगी। अब ये देखिए, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया है, ये वाला पॉइंट in our opinion and according to explanation given to us no managerial remuneration has been provided so this clause is not applicable। मतलब आपको ये देखना है कि कौन सा क्लोज एप्लीकेबल है, कौन सा क्लोज एप्लीकेबल नहीं है, और आपको सही से कंसल्टेशन लेके किसी से, आपका जो आपके सीनियर्स है उनसे कंसल्टेशन लेके खुद से पढ़ के लॉज एंड रेगुलेशंस सारे पढ़ के स्टैंडर्ड्स पढ़ के आपको सही रिपोर्ट बनानी। ये तो फॉर्मेट दिया जा रहा है जिससे आपकी टाइपिंग काम आपका बचेगा। और यहाँ पे हमारी रिपोर्ट खत्म हो जाती है। कारों की रिपोर्टिंग हमने देख ली, आईएफएससी की देख ली, और हमने ऑडिटर रिपोर्ट का फॉर्मेट चेक कर लिया। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ऐसे 700 में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा ऐसे 700 में, तो आप जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे
एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोविजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लो फटाफट से। अब कारो किस चीज पे एप्लीकेबल है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सॉरी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आईएफएससी। कारो यहाँ से, कारो यहाँ पे चालू है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आईएफएससी की रिपोर्टिंग किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है। तो क्लोज आई ऑफ सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, उसमें आईएफएससी की रिपोर्टिंग दी हुई है। सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग ये देखो स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, मैंने आपको बताया था, और 1% कंपनी और साथ में प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और फिर 25 करोड़ से उसका बोर्डिंग्स, एग्रीगेट बोर्डिंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट से 25 करोड़ से कम है, तो उस पर आईएफएससी की रिपोर्टिंग नहीं होगी। बट ये एग्जेम्पशन उसे तभी मिलेगी जब वो प्राइवेट कंपनी में कोई डिफॉल्ट नहीं कराए इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। साथ में आ गया हमारा 143 सबसेक्शन 11 ऑफ द कारो। ये कहता है कि कारो किस चीज पे एप्लीकेबल है, कारो ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। अब साथ में हमारा क्या है, कुछ कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले आ गए बड़े लोग का मतलब बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और साथ में कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, मतलब ये तो हो गए बड़े लोग, और साथ में छोटे लोगों पे भी एप्लीकेबल नहीं है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको ये भी जरूर पढ़वाऊंगा एक बार, तो अभी पहले तो ये देख लो। 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ तक की उसकी बोरोइंग्स होनी चाहिए, तब उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की होगी तो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स से अगर 2 करोड़ तक की बोरोइंग भी कर ली ना क्रेडिटर्स से, तो तब भी उस कंपनी में कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सही बात। अब यहाँ पे आ गया हमारा प्राइवेट कंपनी तो हो ही गया। अब साथ में ये लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 1 करोड़ ऑन द बैलेंस शीट डेट, ऑन द बैलेंस शीट डेट उसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारा एक पॉइंट और आ गया इसमें, यहाँ आ गया प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं है ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, तो वो भी, ये वाला पॉइंट मैंने बोला नहीं था, ये वाला पॉइंट नहीं बोला था मैंने, बाकी 30 सारे पॉइंट तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिए थे। तो ये वाला पॉइंट भी याद कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग या सब्सिडी नहीं है और पब्लिक कंपनी, तो उस पर भी कारों की रिपोर्टिंग नहीं लगी सब पर। हमें तो ये मेन चीजें जरूरी याद करने होते हैं कि एक तो प्राइवेट कंपनी उसका टर्नओवर 10 करोड़ और फिर साथ में 1-1 करोड़ शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग किससे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर उसके क्रेडिटर्स से लोन ले रखा है 2 करोड़ का, तो मेरे हिसाब से उस पर ये रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, देखिए ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, क्योंकि स्मॉल कंपनी में भी कारों की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। सो स्मॉल कंपनी कौन सी होती है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, तो मतलब पब्लिक कंपनी होगी तो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती वो। सो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। सो अभी के लिए तो शायद 50 लाख ही है। अब यहाँ पे आ गया टर्नओवर प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, जिसका 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और साथ में उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो हो जाएगी हमारी स्मॉल कंपनी। अब यहाँ पे आ गया द फॉलोइंग कंपनी शैल नॉट क्वालिफाई एज स्मॉल कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ये स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, जिनका स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। तो मेरे हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे अगर ये स्मॉल कंपनी वर्ड ना भी डालते ना, अगर ये स्मॉल कंपनी ना भी डालते, ये यहाँ पे हटा ही देते, तो देखो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी नहीं है मतलब प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पे कवर हो गई। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई 2 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, यहाँ पे देखो तो सीधे 10 करोड़ का ही उन्हें एग्जाम्पशन मिली हुई है, तो ये एग्जाम्पशन दो
प्राइवेट कंपनी को ऑलरेडी मिल जाएगी स्मॉल कंपनी वाली, तो मेरे पर हम फिर भी याद कर लेंगे। देखिए बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी अंडर सेक्शन 8 इन पे एप्लीकेबल नहीं है कारों की रिपोर्टिंग। साथ में ओपीसी 1% कंपनी कारों की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल कंपनीज पे कारों की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी पे कारों की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी कौन सी? 10 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट, 1 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और साथ में हमारा क्या है, साथ में हमारा है उसका जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी होगा। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होगा, 1 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग्स नहीं होंगी, नहीं 1 करोड़ से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होगा, 1 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग्स नहीं होंगी, 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होगा। कौन सा देखेंगे? टर्नओवर देखेंगे एज पर शेड्यूल 3 और उसमें डिस्कवरी ऑपरेशंस भी आते हैं। अभी हमारा पेज आ गया, यहाँ पे आ गया यूजफुल लिंक्स। ये हमारे यूजफुल लिंक्स आ गए। यूजफुल लिंक्स हैं, इसमें क्या है कि मैंने क्या करा है, मैंने कुछ जब ये मैं फाइल बना रहा था तो मैंने कुछ लिंक्स पढ़े थे, मैंने इनसे रिसर्च करी थी, तो ये लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। आप इन लिंक्स पे क्लिक करना। ये ICI लिंक है, देखो ICI.org, 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 ये गाइडेंस नोट वगैरह का लिंक है। और ये कुछ ये डिलॉयट का लिंक था, ये डिलॉयट की कोई एक फाइल थी, तो इसे भी मैंने कुछ पढ़ा था तो ये डाल दिया। अब साथ में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट डाल दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या करा है, एक इन्होंने ऑर्डर जारी करा था 17/12/2020 को, मतलब 17 तारीख को दिसंबर की, और उसमें उन्होंने जो कारो 2020 की डेट थी वो उन्होंने कर दी 1 अप्रैल 2021 से, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 22 तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उस पर एप्लीकेबल होगी कारो 2020, और जो कारो 2016 है वो हमारी एप्लीकेबल होगी 2020-21 से। तो कारो 2020 हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 तक। अब थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना और साथ में जरूर एक काम करना, इस फाइल को डाउनलोड करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, PDF फाइल को डाउनलोड करना। आप खुद से रिसर्च करना, कोई इसमें गलती मिले फाइल में तो मेरे को फटाफट बताना, मैं उस फाइल को अपडेट कर दूंगा। साथ में अगर आप तो इंस्टाग्राम पे मैसेज, तो कोई भी आपको मैसेज डालना है मुझे, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी एक काम करूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बस एंजॉय करिए इस वीडियो को और इस फाइल को।